मैं रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो है फार्मेकोलॉजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं डिजॉक्सिन या कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जो है डेफिनेशन ऑफ इनोट्रोपिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज एंड सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, यूजेज एंड इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एंड जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग डिजॉक्सिन के बारे में बात करें, डिजॉक्सिन की डेफिनेशन देखें तो डिजॉक्सिन जो होती है एक इनोट्रोपिक ड्रग होती है। इनोट्रोपिक ड्रग का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करे, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी को इंक्रीज करे। और हार्ट की जब कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट भी जो है इंक्रीज होगा। इट मीन्स इनोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि ऐसी कंडीशंस में यूज की जाती है जब हार्ट की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो डिजॉक्सिन भी एक इनोट्रोपिक ड्रग का एग्जाम्पल होता है। अब इनोट्रोपिक ड्रग्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेकेंड होता है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग और थर्ड होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजॉक्सिन जो कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, और सिम्पैथोमिमेटिक्स में आप लोगों ने अगर नाम सुने होंगे एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन, ये सब जो 4 एग्जाम्पल है वो सिम्पैथोमिमेटिक के एग्जाम्पल है। ऐसे फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर के अंदर मिलरिनोन या प्राइमाकोड जो आता है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। और ये जो तीनों ही क्लास है वो अपने इनोट्रोपिक ड्रग्स की क्लास के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। और इनोट्रोपिक क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने इनोट्रोपिक की डेफिनेशन की। अब हम लोग जो है डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है वो 3 इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है। पहला इफेक्ट होता है पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, दूसरा होता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट और थर्ड होता है नेगेटिव डोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब इनका क्या मतलब है? सबसे पहले पॉजिटिव इनोट्रोपिक का मतलब डिजॉक्सिन जो है वो आइनोट्रोपिक इफेक्ट का पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट करती है। इट मीन्स कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। और ऐसा ही कर पाती है सोडियम के जो चैनल होते हैं उनको और कैल्शियम के जो चैनल होते हैं उनको परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो कॉन्टैक्ट होने की एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा अपने पास होता है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव का मतलब होता है विपरीत, यानी क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को ये क्या करती है? डिक्रीज करने का काम करती है। और तीसरा जो होता है नेगेटिव डोनोट्रोपिक इफेक्ट, इसका मतलब होता है जो इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसको ये स्लो डाउन कर देती है। क्या कर देती है? इम्पल्स के कंडक्शन को स्लो। तो 3 इफेक्ट हो गए। पहला तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, दूसरा हार्ट की रेट को क्या करना? डिक्रीज करना बाय स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। वेगस नर्व को ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो हार्ट रेट होती है अपनी वो डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड होती है नेगेटिव डोनोट्रोपिक इफेक्ट। इट मीन्स इम्पल्स को क्या करेगी? स्लो करेगी। तो ये तीनों इफेक्ट जो है ये डिजॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। डिजॉक्सिन के डोज एंड सीरम लेवल की बात करते हैं तो जो डिजॉक्सिन की जो डोज होती है, डिजायर्ड डोज होती है, वो 8 से 12 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर इतना डोज दिया जाता है तो इसका जो बॉडी के अंदर सीरम लेवल होता है वो 0.5 से लेकर के 2 नैनोग्राम पर ml या फिर माइक्रोग्राम पर लीटर जो है मेंटेन किया जाता है। अगर इसका जो लेवल है 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो ये होता है टॉक्सिक लेवल, यानी इससे ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर इसका लेवल होता है तो वो बॉडी में क्या कोज करता है? टॉक्सिसिटी कोज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजॉक्सिन के यूजेज या इंडिकेशन की। तो जो डिजॉक्सिन का जो यूज होता है वो एट्रियल डिसरिथमियाज की कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है। एट्रियल डिसरिथमिया जैसे कि एट्रियल फ्लटर एंड सेकेंड होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर का मतलब होता है 250 से लेकर के 350 बीट पर मिनट अगर एट्रिया बीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट्रिया फ्लटर। और एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया ग्रेटर देन 350, अगर एट्रियम बीट कर रहे हैं तो वो चीज़ होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इनको कैसे करेक्टराइज किया जाता है? तो ईसीजी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसीजी के अंदर जो एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पी वेव से शो होता है। किससे शो होता है? पी वेव से। तो जो पी वेव होगा वो इसमें जो है टूथ लाइक जो है दिखाई देगा। फिर उसके बाद में जो है इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से पी वेव टूथ लाइक दिखाई देगी। तो इस तरीके का जो है अपना ईसीजी का पैटर्न जो है दिखाई देता है एट्रियल फ्लटर के अंदर। और एट्रियल फिब्रिलेशन में इससे भी ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल पी वेव यहाँ पर जनरेट होती है। तो इस तरीके का पैटर्न अगर दिखाई दे रहा है तो वो कंडीशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर ये चीज़ें
है तो उसके अंदर जो है डिजॉक्सिन इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा भी इसको यूज किया जाता है, जैसे साइनस ट्रेकिकार्डिया हो जाता है, उस केस में भी डिजॉक्सिन को यूज किया जा सकता है। अब हम लोग जो है डिजॉक्सिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो किस किस केसेस में डिजॉक्सिन को नहीं दिया जाना चाहिए। तो पहला केस होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। इट मीन्स ऐसे नोड अगर इम्पल्स कम जनरेट कर रहा है, उस केस में जो है हार्ट रेट जो अपनी कम होगी, उस केस में इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि ये जो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो हार्ट रेट को और कम कर देता है। इस वजह से साइनस ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट में इसको यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर कंडीशन जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इन केसेज में भी इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स की कंडीशन है जो कि डिजॉक्सिन से मैनेज नहीं हो पाती है। इसके साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में, तो डिजॉक्सिन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहला होता है, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन क्या है, तो वो आंसर आपका होना चाहिए नोजिया एंड वोमिटिंग। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स होते हैं, जैसे जेंथोप्सिया। जेंथोप्सिया का मतलब होता है येलो विजन, ओप्सिया मतलब विजन, जेंथो मतलब येलो कलर। इसके अलावा हेडेक, स्किन रैशेज और ड्राउजीनेस जैसे कॉमन सिम्टम्स भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट या सीवियर इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसकी डोज ज़्यादा दे दी जाए या सीरम लेवल ज़्यादा हो बॉडी के अंदर, तो ये क्या क्या कर सकता है। पहला इफेक्ट इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो है हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम का जो लेवल है बॉडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल जो सीरम लेवल होता है पोटेशियम का 3.5 से लेकर के 5.1 MEQ पर लीटर होता है। अगर इससे कम आ रहा है इसके अंदर तो हाइपोकैलेमिया का वो साइन है, तो इसको भी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो होता है वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया ये कोज कर सकते हैं क्योंकि पोटेशियम के लेवल के साथ में ये क्या कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं, और पोटेशियम की कमी के कारण ही क्या होता है, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। और थर्ड पॉइंट है ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया जैसा कि हमने पढ़ा था, जो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है उस इफेक्ट की वजह से जो है ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। चूँकि ये जो टॉक्सिसिटी के इफेक्ट है, जो फर्स्ट और सेकंड साइन है वो पोटेशियम की कमी की वजह से आ रहे हैं, तो रेगुलर जो पोटेशियम की मॉनिटरिंग है, सीरम पोटेशियम का जो लेवल है रेगुलर मॉनिटर किया जाना जरूरी है। अगर ये कम पाया जाता है, इसका मतलब जो है इस मेडिसिन की डोज ज़्यादा दी जा रही है, और ये जो है फिजिशियन को नोटिफाई करना जरूरी होता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड है। अगर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन चल रहा है और चलते टाइम पे अगर उसका हार्ट रेट जो है 60 से कम हो जाता है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है, इट मीन्स वहाँ पर क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो वहाँ पे तुरंत जो है डिजॉक्सिन की जो डोज चल रहा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए और फिजिशियन को जो है तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ये जो दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।